हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। चलिए आज हम लोग सॉलिड स्टेट का लेक्चर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ज़बरदस्त तरीक़ा से समझेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। आइए, पहला चैप्टर है आपका सॉलिड स्टेट। क्या है? सॉलिड स्टेट। फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है कौन सा? सॉलिड स्टेट। फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है सॉलिड स्टेट। ठीक है, आइए, फिजिकल केमिस्ट्री का जो चैप्टर है वो सॉलिड स्टेट। हम लोग सॉलिड स्टेट का आज पहला लेक्चर को समझेंगे ज़बरदस्त तरीक़ा से। आप लोग इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना, हम आपको समय देंगे, पहले आप समझिए। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन, क्लास 12, इसका जो पहला चैप्टर है वो है द सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। पहला चैप्टर क्या है? द सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। ठीक है, इसका पहले टॉपिक देख लेते हैं, कौन कौन सा टॉपिक है। सारा टॉपिक को हम लोग जब पढ़ लेंगे तो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आइए, इसका टॉपिक देख लेते हैं, कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। तो पहला इंट्रोडक्शन देखेंगे। पहला क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सॉलिड स्टेट के बारे में जानकारी लेंगे। परिचय जानना चाहिए, किसी चीज़ के बारे में पढ़ने से पहले उसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। उसके बारे में कुछ जानेंगे तब आगे पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस सॉलिड स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, विशेषता देखेंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था की सामान्य विशेषता को हम लोग देखेंगे। तीसरा टॉपिक है एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो हम लोग देखेंगे कि सॉलिड दो प्रकार का होता है, ठोस दो प्रकार का होता है। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो हम लोग यहाँ देखेंगे एमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड, अक्रिस्टलीय एवं क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, ये आपका थर्ड टॉपिक है। चौथा टॉपिक जो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। हम लोग देखेंगे जो चौथा टॉपिक है उसमें क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार का होता है, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वो टॉपिक नंबर होगा आपका 4। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक नंबर 5 क्या है? क्रिस्टल लेटिस एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल लेटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्रिस्टल लेटिस को हिंदी में कहते हैं क्रिस्टल जालक, यूनिट सेल को कहते हैं इकाई सेल। इकाई सेल को ही हम लोग एकक कोशिका भी कहते हैं। तो ये होता क्या है, जब इस टॉपिक पे जाएंगे तो हम लोग फुल डिटेल में इसको देखेंगे। अच्छा, अब देखिए छठा टॉपिक आपका जो है वो है नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। जब यूनिट सेल हम लोग पढ़ लेंगे, जब हम लोग यूनिट सेल पढ़ लेंगे इकाई सेल है क्या, तब उसमें देखेंगे कि एक इकाई सेल कितने एटम से मिलकर बना रहता है, कितने परमाणु से मिलकर बना रहता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे इकाई सेल में परमाणु की संख्या। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, निविड़ संकुलित संरचना। एटम का जो स्ट्रक्चर होता है, एटम नज़दीक पैक होता है तो अलग अलग प्रकार का क्या होता है, पैकिंग होता है। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे कहाँ? क्लोज पैकिंग, यानी टॉपिक नंबर 7 में। ठीक है, अब देखेंगे उसके बाद पैकिंग इफिशियंसी, संकुलन क्षमता। जैसे यूनिट सेल जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक यूनिट सेल कितना एटम से बना है, तो कितना एटम उसमें भरा, जितना जगह भरेगा वही उसका संकुलन क्षमता होगा, पैकिंग इफिशियंसी होगा। तो वो सब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, पैकिंग इफिशियंसी, संकुलन क्षमता। कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम लोग कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन। यूनिट सेल जो हम लोग पढ़ेंगे कितना एटम से बना है, तब उसके बारे में हम लोग कई प्रकार के न्यूमेरिकल देखेंगे। यूनिट सेल जब पढ़ लेंगे तो कितना एटम से बना है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, मास क्या होगा, सारा चीज़ हम लोग निकालने के लिए सीख जाएंगे। तो यहाँ कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल से संबंधित हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। इकाई सेल या एकक कोशिका के बीमा से संबंधित गणना करेंगे, हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। अब आ जाइए टॉपिक नंबर कितना? 10।
ठोस में भी कमी होता है, ठोस में भी क्या होता है, कमी होता है, दोष होता है, त्रुटि होता है। तो हम लोग ठोस का दोष पढ़ेंगे, इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन या डिफेक्ट्स इन सॉलिड, ठोस में दोष। कोई भी चीज़ दुनिया में हर चीज़ है जिसमें कुछ ना कुछ क्या है, दोष है, कोई प्योर नहीं है। तो हम लोग ठोस में भी देखेंगे कमी होता है, कोई भी ठोस ऐसा नहीं है कि जो 100% क्या हो, शुद्ध हो, आइडियल हो, कुछ ना कुछ उसमें कमी होता ही है। तो ये टॉपिक हो गया आपका 10। टॉपिक को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग जब पढ़ते जाएंगे तो अपने टॉपिक भी याद हो जाएगा। अभी कुछ लगता होगा नया वर्ड है, लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे तो फिर इसमें बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। जो हम लोग ठोस पढ़ेंगे, देखेंगे उसमें करंट क्यों जाता है। जैसे अभी ये पेन है, तो इस पेन से करंट पास होगा कि नहीं होगा। अगर कोई प्लास्टिक है तो उससे करंट पास होगा कि नहीं होगा। लोहा से करंट क्यों पास हो जाता है। तो हम लोग इसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि किसी भी ठोस पदार्थ में करंट क्यों पास हो जाता है, करंट आखिर जाता क्यों है, विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होता है। तो ये हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी यानी विद्युतीय गुण। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण। कोई पदार्थ चुंबक को आकर्षित करता है, कोई पदार्थ चुंबक से दूर भागता है। आखिर क्या गुण है कि कोई चुंबक से चिपकना चाहता है, कोई चुंबक से दूर भागता है। तो ये सब हम लोग देखेंगे कि चुंबक को लोहा क्यों ज़्यादा खींचता है या लोहा को चुंबक क्यों खींचता है। तो ये सब क्या गुण है आखिर, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में। और जो बच जाएगा चैप्टर का न्यूमेरिकल, हम लोग टॉपिक वाइज ही न्यूमेरिकल करते जाएंगे। जो चैप्टर का न्यूमेरिकल बच जाएगा उस न्यूमेरिकल को हम लोग लास्ट में करेंगे। यहाँ असाइनमेंट का भी न्यूमेरिकल कराया जाएगा। असाइनमेंट का क्वेश्चन और न्यूमेरिकल लास्ट में। असाइनमेंट चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तब हम लोग असाइनमेंट भी करेंगे। असाइनमेंट जब कर लिए उसके बाद आप किसी कंपनी का किताब खरीदिए, कोई भी बुक खरीदिए, क्वेश्चन बैंक लीजिए, किसी टीचर का नोट्स लीजिए, मतलब किसी टीचर का आप क्वेश्चन लेके आप बना सकते हैं, क्योंकि सबका सिलेबस वही है। ये नहीं कि हम जो पढ़ाएंगे वो आपको अलग चीज़ पढ़ाएंगे। हम भी एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, हर आदमी एनसीईआरटी को ही पढ़ेगा। परीक्षा में भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है। जब आपको पढ़ा दिया जाएगा और असाइनमेंट भी करवा दिया जाएगा तब आप किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाने के लिए आज़ाद हैं। आप कोई भी बुक लीजिए और उसका क्वेश्चन बनाइए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या, आ जाइए। इंट्रोडक्शन, परिचय हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था जो आप सुन रहे हैं ये किस में होगा, एनर्जी में कि पदार्थ में, यानी ऊर्जा में कि मैटर में। मैटर और एनर्जी, ब्रह्मांड में दो ही चीज़ है, एक पदार्थ है एक ऊर्जा है। तो बताइए ऊर्जा ठोस द्रव गैस होगा कि पदार्थ ठोस द्रव गैस होगा। तो सर पदार्थ ठोस द्रव गैस होता है। तो पदार्थ में ही तो सॉलिड स्टेट हम लोग पढ़ते होंगे। देखिए आइए यहाँ इंट्रोडक्शन लिखे हैं, ये इंट्रोडक्शन क्या बताता है। देखिए पदार्थ कई अवस्था में पाए जाते हैं। मैटर जो है डिफरेंट स्टेट्स में पाए जाते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस। पदार्थ कितने अवस्था में पाए जाते हैं, तीन, मुख्य रूप से तीन अवस्था में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठोस, द्रव और गैस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये ठोस, द्रव और गैस जो है, ये ठोस, द्रव और गैस जो है, आखिर ये तीनों अवस्था अलग अलग है तो इसमें कुछ न कुछ रीजन होगा। ये भिन्न है तो अलग अलग कारण से होगा। क्या सब में एक ही बात है, नहीं। अगर ठोस, द्रव, गैस अलग अलग है तो उसमें कुछ न कुछ डिफरेंस होगा। तो क्या डिफरेंस है ये बात भी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या लिखे, मैटर। मैटर मतलब होता है पदार्थ।
पदार्थ किसको कहते हैं? जिसमें कुछ वजन हो और जो कुछ स्पेस छेके, जगह छेके, जिसमें मास हो, जो स्पेस छेके, जगह छेके, उसी को मैटर कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। देखिए पदार्थ क्या लिखे? मैटर एग्जिस्ट मेनली इन डिफरेंट स्टेट। पदार्थ मुख्य रूप से कई अवस्था में पाए जाते हैं। पदार्थ मुख्य रूप से कई अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस etc। यानी मुख्य अवस्था जो इसका है वो है ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। आखिर ये ठोस, द्रव और गैस में जो डिफरेंस है, इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा। क्यों ये ठोस है, कोई द्रव क्यों है, कोई गैस क्यों है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ क्या है, रीजन है। देखिए क्या लिखे? दीज स्टेट्स, ये अवस्था जो है डिफर होता है। डिफर मतलब होता है भिन्न। ये अवस्थाएं डिफर फ्रॉम ईच अदर, यानी ठोस, द्रव और गैस जो है ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठोस, द्रव और गैस जो है ये एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। क्यों होते हैं? ड्यू टू डिफरेंस इन एट्रैक्टिव फोर्स। क्योंकि ठोस, द्रव और गैस के, जब कोई भी पदार्थ बना होगा तो एटम और मॉलिक्यूल से बना रहता है, परमाणु और अणु से बना रहता है। तो अब ठोस, द्रव और गैस में सबसे ज़्यादा आकर्षण किस में होगा, सबसे कम आकर्षण किस में होगा? तो ये आकर्षण बल के कारण ऐसा होता है। तो देखिए क्या लिखे? दीज स्टेट्स डिफर फ्रॉम ईच अदर, ये अवस्थाएं एक दूसरे से भिन्न होते हैं। क्यों होते हैं? ड्यू टू डिफरेंस इन एट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि इसमें एट्रैक्शन बल जो होता है, आकर्षण बल जो होता है वो भिन्न होता है, अलग अलग होता है। देखिए मैक्सिमम इन सॉलिड, एट्रैक्शन फोर्स पूछेगा किसमें ज़्यादा होता है? तो सर ठोस में मैक्सिमम होता है। आकर्षण बल सबसे ज़्यादा किसमें होता है? ठोस में। इसीलिए उसका कण नज़दीक नज़दीक चिपका हुआ रहता है। ठोस का कण क्या होता है? नज़दीक नज़दीक चिपका हुआ रहता है। एंड मिनिमम इन गैस, और एट्रैक्शन फोर्स सबसे कम पूछेगा किसमें होता है? गैस में। सर आकर्षण बल सबसे ज़्यादा किसमें होगा? सॉलिड में, यानी ठोस में। सबसे कम एट्रैक्शन किसमें होगा? गैस में होगा। ठीक है, अब आते हैं और दूसरा क्या होता है? इंटर पार्टिकल स्पेस, ठोस के कणों के बीच जो खाली स्थान होगा। इंटर पार्टिकल स्पेस का मतलब हुआ कणों के बीच खाली स्थान, पार्टिकल के बीच गैप। तो ठोस का कण में अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका कण चिपका हुआ रहता है, नज़दीक नज़दीक रहता है। तो बोलेंगे कि ठोस के कणों के बीच खाली स्थान बहुत कम होता है। ठोस के कणों के बीच खाली स्थान क्या होता है? बहुत कम होता है। देखो इंटर पार्टिकल स्पेस, कणों के बीच खाली स्थान, मिनिमम इन सॉलिड, ठोस में जो होता है कणों के बीच खाली स्थान बहुत कम होता है, क्योंकि उसमें आकर्षण ज़्यादा होता है। अगर आकर्षण ज़्यादा होगा तो कण नज़दीक आएगा, दूर नहीं जाएगा, नज़दीक आएगा। तो ठोस के कण में गैप बहुत कम होता है, क्योंकि उसमें अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है। मिनिमम इन सॉलिड एंड मैक्सिमम इन गैसेस स्टेट ऑफ अ सबस्टेंस, यानी और जो है सबसे ज़्यादा गैप किस में होगा? वो गैस में होगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स गैस में बहुत कम होता है। जब आकर्षण बहुत कम होगा तो कण के बीच दूरी क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। दूरी जितना कम, आकर्षण उतना क्या होगा? ज़्यादा होगा। दूरी जितना ज़्यादा, आकर्षण उतना क्या होगा? कम होगा, अट्रैक्शन उतना कम होगा ऑफ अ सबस्टेंस। यही चीज़ हिंदी में लिखा हुआ है। क्या लिखे? पदार्थ विभिन्न अवस्था में मौजूद रहता है। पदार्थ क्या रहता है? विभिन्न अवस्था में मौजूद रहता है, जैसे ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड एवं गैस। ठोस, द्रव एवं गैस, पदार्थ कई अवस्था में मौजूद रहते हैं, ठोस, द्रव और गैस में। आखिर क्या होता है इसमें डिफरेंस? तो आकर्षण बल में अंतर होता है सर। आकर्षण बलों में अंतर के कारण पदार्थ के जो अवस्था होते हैं ये एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। अंतर के कारण पदार्थ की अवस्था एक दूसरे से भिन्न होते हैं।
अंतर के कारण पदार्थ की अवस्था एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। अब बताइए आप लोग अब समझ चुके हैं आकर्षण बल सबसे ज्यादा किस में होगा, ठोस में होगा सर। तो आकर्षण बल अधिकतम ठोस में तथा न्यूनतम गैस में पाया जाता है। आकर्षण बल सबसे ज्यादा किस में पाया जाएगा, ठोस में, और सबसे कम किस में पाया जाता है, गैस में पाया जाता है सर। आकर्षण बल ठोस में क्यों ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि वो नज़दीक नज़दीक रहता है, ठोस का कण नज़दीक नज़दीक होता है इसीलिए उसमें आकर्षण ज़्यादा होता है। गैस का कण दूर दूर होता है इसीलिए उसमें आकर्षण कम होता है, ठीक है, पाया जाता है। ठोस के कणों के बीच खाली स्थान क्या होगा, जब कण नज़दीक नज़दीक होगा तो वहाँ खाली जगह क्या होगा, कम होगा। भीड़ में अगर भीड़ होगा, कहीं मेला में भीड़ रहता है तो उसमें खाली जगह क्या होगा, कम होगा। मेला में 5 आदमी है तो खाली जगह बहुत ज़्यादा होगा। यानी कहने का मतलब कण अगर नज़दीक नज़दीक होगा तो खाली जगह क्या होगा, कम होगा। तो ठोस के कणों के बीच खाली जगह क्या होगा, बहुत कम होगा। देखिए ठोस के कणों के बीच खाली स्थान क्या होता है, न्यूनतम होता है, तथा गैस तो दूर दूर रहता है तो गैस के कणों के बीच खाली स्थान क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, क्या होता है, अधिकतम होता है। गैस के कणों के बीच खाली स्थान क्या होता है, अधिकतम होता है। थोड़ा सा हम लोग इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम ले लिए ठोस, क्या ले लिए, ठोस ले लिए। देखिए ये ठोस है तो ठोस का कण इस प्रकार से नज़दीक नज़दीक चिपका हुआ रहता है। ठोस का कण इस प्रकार से नज़दीक नज़दीक क्या रहता है, चिपका हुआ रहता है। ये हो गया ठोस। अब द्रव में आएंगे तो इसके कण के बीच थोड़ा सा दूरी क्या होता है, ज़्यादा होता है। देखिए यहाँ दूरी थोड़ा सा क्या हुआ, बढ़ गया, दूरी थोड़ा सा बढ़ गया। इसको हम लोग बोलेंगे लिक्विड, क्या बोलेंगे, लिक्विड यानी द्रव बोलेंगे। गैस के कण के बीच काफ़ी दूरी बढ़ जाता है। एक कण मान लेते हैं यहाँ है, एक बहुत दूर में है, एक और दूर में, इस तरह से बहुत ज़्यादा दूरी पे अगर कण होगा तो उसको बोलेंगे गैस है। क्या है, गैस है। इसको आप सॉलिड है बोलेंगे। सॉलिड मतलब ठोस, ठोस। ये लिक्विड हुआ, लिक्विड मतलब द्रव। ये गैस हो गया, ये गैस है। देखिए तो ठोस के कण के बीच आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है इसलिए नज़दीक नज़दीक चिपका हुआ है। द्रव में थोड़ा आकर्षण कम है तो थोड़ा सा इसमें दूरी हो गया। गैस में आकर्षण बहुत कम है इसीलिए बहुत ज़्यादा दूर है। ये क्या है, बहुत ज़्यादा दूर है। ये हो गया आपका लिक्विड है, ये आपका ठोस है। तो पूछेगा कि ठोस द्रव गैस में अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो कहेंगे अट्रैक्शन जो होगा सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होगा इसमें, इसमें मैक्सिमम बोल देना है। मैक्सिमम, मैक्सिमम यहाँ अट्रैक्शन होगा। यहाँ अट्रैक्शन कहेंगे कि आकर्षण जो है सर, यहाँ अट्रैक्शन मिनिमम है। यहाँ अट्रैक्शन क्या है, मिनिमम, सबसे कम आकर्षण यहाँ। अब बताइए कण के बीच खाली जगह सबसे ज़्यादा किस में होता है, गैस में। खाली जगह सबसे कम किस में होता है, ठोस में। तो फिर द्रव में क्या बोलेंगे, कहेंगे ठोस से ज़्यादा खाली जगह है, गैस से कम है, तो इसको बोलेंगे इंटरमीडिएट वैल्यू। क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट, मीडिएट वैल्यू। मध्यमान आप कह सकते हैं, मध्यमान यानी गैस से कम खाली स्थान होता है, ठोस से क्या होता है ज़्यादा। आकर्षण बल भी ठोस में सबसे ज़्यादा, गैस में सबसे कम। तो आकर्षण बल भी यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे कि अट्रैक्शन फोर्स जो है ठोस में सबसे ज़्यादा है, उससे कम द्रव में, सबसे कम गैस में। तो इसको देखेंगे तो बोलेंगे कि ठोस से कम अट्रैक्शन है, गैस से ज़्यादा अट्रैक्शन है। मध्यमान भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाइए कि सॉलिड कहेंगे किसको, ये हम लोग पढ़ लिए। अब आ जाइए कि सॉलिड का परिभाषा क्या होगा।
ठोस का परिभाषा क्या होगा, तो कहना कि सर उस पदार्थ को ठोस अवस्था में समझा जाएगा, इस वायुमंडलीय दाब के अंदर उस पदार्थ को ठोस अवस्था में समझा जाएगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट, क्या मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है गलनांक। गलनांक मतलब जिस ताप पर कोई पदार्थ पिघलना शुरू कर देता है उसी को गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। तो कहना कि उस पदार्थ को ठोस अवस्था में समझा जाएगा जिसका गलनांक रूम टेम्परेचर से ज़्यादा हो। रूम टेम्परेचर से क्या हो? ज़्यादा हो। रूम टेम्परेचर से क्या हो? अधिक हो। रूम टेम्परेचर को हिंदी में कहते हैं कमरा का ताप। कमरा, रूम टेम्परेचर को क्या कहते हैं? कमरा का ताप। कमरा का ताप, इसको लगभग कहा जाता है 25 से 27 डिग्री सेल्सियस को माना जाता है कमरा का ताप। अगर इस ताप से ज़्यादा ताप पर कोई पदार्थ पिघलना शुरू करता है तब उसको बोलेंगे कि हाँ ये ठोस है। अगर इससे पहले कोई पदार्थ पिघल जाता है तब वो ठोस कहलाने के लायक नहीं है। समझ में आया? तो उस पदार्थ को ठोस अवस्था में समझा जाएगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट गलनांक कमरे के ताप से क्या हो? ज़्यादा हो इस वायुमंडलीय दाब के अंदर। पर ये क्या लिखे? असबस्टांस, असबस्टांस इज सेड टू बी इन द सॉलिड स्टेट। ये सब कुछ नहीं है। असबस्टांस इज सेड टू बी इन द सॉलिड स्टेट इफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उस पदार्थ को ठोस अवस्था में समझा जाएगा जब उसका मेल्टिंग पॉइंट एबव द रूम टेम्परेचर हो जाएगा। यानी रूम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पे अगर वो पिघलेगा तब वो ठोस कहलाएगा, अन्यथा वो ठोस नहीं कहलाएगा। यहाँ लिख भी दिए हैं रूम टेम्परेचर किसको कहते हैं? 25 से 27 डिग्री सेल्सियस को। अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम लोग क्या इस वायुमंडल में जो दाब लगता है तो 1 atm माना गया है। इस 1 atm दाब के अंदर जिस पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट 25 से 27 डिग्री सेल्सियस से क्या हो? ज़्यादा हो तो वो ठोस कहलाएगा, अन्यथा वो ठोस नहीं कहलाएगा। समझ में आ गया बात? हिंदी में देखिए, वैसे पदार्थ को ठोस अवस्था में समझा जाएगा जिसका गलनांक इस वायुमंडलीय दाब के अंदर कमरे के ताप यानी रूम टेम्परेचर से क्या हो? अधिक हो। कमरे के ताप से क्या हो? अधिक हो। आप लोग को समझ में आ रहा होगा ज़बरदस्त तरीका से। इस तरीका से आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। ये आपको ऑफलाइन क्लास के जैसा ही है। आप इसको आराम से नोट्स भी बना के अपना तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। जो स्टूडेंट ऑफलाइन क्लास नहीं कर पाते हैं वो ऑनलाइन क्लास की मदद से अपना तैयारी को ज़बरदस्त कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन पढ़िए, ये रिवीजन के लिए रखिए, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए अब आइए यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ के अवस्थाओं की तुलना। पदार्थ के अवस्थाओं की तुलना। अभी जो हम लोग पदार्थ देखे थे ठोस, द्रव और गैस, उसके अवस्था में कंपैरिजन करते हैं। आइए क्या लिखे यहाँ? कंपैरिजन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ के अवस्थाओं की तुलना। पदार्थ के अवस्थाओं की तुलना। पदार्थ के अवस्थाओं की तुलना। ठीक, आइए पहले देखते हैं। यहाँ नेचर देखेंगे, यहाँ गैस, यहाँ लिए द्रव, यहाँ लिए ठोस, यानी गैस, लिक्विड और सॉलिड। इसमें कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। क्या आप बताइए तो ठोस, द्रव और गैस में सबसे ज़्यादा गति कौन कर सकता है? तो सर सबसे ज़्यादा गैस गति करेगा। गैस को अगर खोल देंगे तो पूरा रूम फैल जाएगा, अगर खिड़की को खोल देंगे तो पूरा दुनिया फैल जाएगा। यानी देखिए यहाँ पहला क्या लिखे हैं? मोशन ऑफ पार्टिकल, कणों के बीच गति। तो सर गैस जो है बहुत ज़्यादा गति करता है। गति करने में उसको दिशा की कोई ज़रूरत नहीं है, जिधर मन होगा उधर चल जाएगा, यानी सभी दिशा में गति करता है, अनिश्चित दिशा में गति करता है। तो क्या लिखे हैं? रेंडमली मूविंग एंड नो फिक्स्ड लोकेशन ऑफ पार्टिकल। गैस का कण जो है रेंडम मूव करता है, जिगजैग मोशन करता है, सभी दिशा में जाता है, इसीलिए उसके पार्टिकल का लोकेशन फिक्स हम लोग नहीं बता सकते कि अभी गैस का कण यहाँ ही रहेगा।
अभी यहाँ है, कुछ देर में वहाँ चल जाएगा, कुछ देर में वहाँ चल जाएगा, अलग अलग जगह चल जाएगा, तो उसका लोकेशन नहीं बता सकते एग्जैक्ट। आप कहाँ है इसका लोकेशन बताया जा सकता है क्योंकि आप सॉलिड है, लेकिन गैस अभी यहाँ है तो यहीं रहेगा, इसका लोकेशन हम लोग नहीं बता सकते। ये अभी यहाँ है, कभी कहाँ चल जाएगा, इसका लोकेशन फिक्स नहीं होता है। क्या लिखे, गैस का जो कण होता है अनिश्चित दिशा में गति करता है तथा इसका स्थान निश्चित नहीं होता है, लोकेशन फिक्स नहीं होता। अब आ जाइए, लिक्विड भी गति करता है लेकिन गैस से कम। अगर लिक्विड को आप छोड़ देंगे, रूम में गिरा दिए, तो लिक्विड भी बहता है लेकिन गैस से कम बहता है। तो क्या लिखे, रैंडम मोशन, इसमें भी रैंडम मोशन होता है। रैंडम मोशन इज पॉसिबल बट लेस देन गैस, ये भी गति करता है लेकिन गैस से क्या, कम है। देखो, अनिश्चित दिशा में गति करता है लेकिन गैस से कम करता है। लिक्विड उतना ज़्यादा गति नहीं कर पाता है जितना गैस गति करता है, लेकिन ठोस जो होता है ये तो गति नहीं करता है। अगर इस मार्कर को हम यहाँ पे रख दे, यहाँ पे इसमें चिपकने वाला है, अगर यहाँ पे रख दे तो यहीं रहेगा, ये तो गति नहीं करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे गैस हम लोग क्या किए, लिए सिलेंडर लाए, पाइप से यहाँ थोड़ा सा गैस रख दिए, क्या यहाँ रहेगा, उड़ जाएगा सभी दिशा में। पानी को यहाँ डाल देंगे, बह जाएगा। कहने का मतलब सॉलिड जो होता है ठोस, वो गति नहीं करता है। तो क्या लिखे हैं, नो मोशन ऑफ पार्टिकल बट पार्टिकल कैन वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। यानी ठोस का कण गति तो नहीं कर सकता है लेकिन अपने जगह पे कंपन कर सकता है। अपने जगह पे क्या कर सकता है, कंपन कर सकता है। देखिए, कण में गति नहीं होता है, ठोस के कण में गति नहीं होता है, लेकिन यह अपने मध्य बिंदु पर कंपन कर सकता है या कंपन करता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आइए, ठोस, द्रव और गैस में सबसे ज़्यादा गति कौन करेगा, सर गैस करेगा। उससे कम द्रव करेगा, ठोस करता ही नहीं है गति। ठोस का कण अपने ही जगह पर कंपन कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है, ठीक ठाक। अब आते हैं फोर्स बिटवीन पार्टिकल, कणों के बीच बल। फोर्स बिटवीन पार्टिकल, कणों के बीच बल। ठोस, द्रव, गैस में हम लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन कहाँ होता है, सबसे कम अट्रैक्शन कहाँ होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, फोर्स बिटवीन पार्टिकल, कणों के बीच बल। अभी जस्ट आप समझे हैं कि ठोस जो होता है उसका कण बहुत नज़दीक होता है। अगर कण नज़दीक होगा तो उसमें आकर्षण क्या होगा, ज़्यादा होगा। कण अगर दूर होगा तो आकर्षण उसमें कम होगा। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आकर्षण किस में होगा, सर सबसे कम किस में होगा। तो आकर्षण सबसे ज़्यादा ठोस में होगा, सबसे कम गैस में होगा। पढ़ लीजिए, फोर्स बिटवीन पार्टिकल, कणों के बीच बल। देखिए, गैस के कणों के बीच जो बल होता है क्लोज टू जीरो, अट्रैक्शन लगभग, अट्रैक्शन क्या होता है, शून्य होता है। गैस में अट्रैक्शन होता ही नहीं है। अगर गैस को यहाँ पे छोड़ देंगे तो पूरा दुनिया फैल जाएगा, रूम में फैलेगा, अगर हम खिड़की खोल देंगे तो पूरा हर जगह फैल जाएगा। यानी इसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है। ये नहीं कि गैस दूसरे गैस को पकड़ के रखता है, नहीं रखता है। इसमें अट्रैक्शन पूछेगा तो कहना लगभग क्या होता है, शून्य होता है। लेकिन अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में होता है, सॉलिड में होता है, ठोस में होता है। तो देखिए यहाँ क्या लिखे, स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। इसके कणों के बीच अट्रैक्शन बल बहुत तगड़ा होता है, इसीलिए चिपका हुआ रहता है। ठोस का कण चिपका हुआ रहता है, लेकिन गैस का कण एक दूसरे से हटा हुआ रहता है, छोड़ेंगे तुरंत भाग जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या लिखे, सबल अंतराण्विक बल होता है इसमें। समझ में आया बात। तो पूछेगा कि बताइए अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल सबसे ज़्यादा किस में, तो कहेंगे सर सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होगा ठोस में, सबसे कम किस में होगा, गैस में। तो बिचला मान किस में होगा, मध्य मान किस में होगा, लिक्विड में। अब कहेंगे कैसे, तो कहेंगे सर ठोस के कणों के बीच जगह बहुत कम था, तो जब जगह बहुत कम था तो आकर्षण बहुत ज़्यादा हो गया। यहाँ थोड़ा सा जगह बढ़ा तो आकर्षण थोड़ा सा घट गया। यहाँ बहुत ज़्यादा दूरी हो गया तो आकर्षण बहुत कम। तो हम लोग बोलेंगे गैस से ज़्यादा आकर्षण होता है किसमें, लिक्विड में, और ठोस से कम होता है। इसीलिए लिखे इंटरमीडिएट वैल्यू, मध्यमान। क्या लिखे हैं, मध्यमान। तो ठोस से कम अट्रैक्शन, गैस से ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, इसीलिए यहाँ लिखे मध्यमान। समझ में आ गया। चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख भी सकते हैं इसको आराम से। ज़बरदस्त तरीका का नोट्स है। आप लोग अपना तैयारी को बेहतर बनाइए और इस तरीका से तैयारी कीजिए कि परीक्षा के समय तैयारी ना करना पड़े,
अभी से ही तैयार करिए अपने आप को, और परीक्षा के समय सिर्फ हमको रिवीजन करना रहता है, वहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, तब ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हैं मार्क। अभी से ही तैयारी करिए अपना, और ज़बरदस्त तैयारी बनाइए, ताकि एग्ज़ाम में मार्क आए तो लोग को लगना चाहिए कि हाँ तैयारी किया है विद्यार्थी। चलिए कंपैरिजन ही पढ़ रहे थे, अब आते हैं वॉल्यूम एंड शेप, आयतन एवं आकार। आयतन एवं आकार देखते हैं हम लोग, किसका? ठोस, द्रव और गैस का। आइए आप सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या लिए हैं? गैस। इस साइड में यहाँ पे गैस था, यहाँ गैस है, यहाँ लिक्विड है, और यहाँ पे सॉलिड है, ठोस है। अब आइए ठोस, द्रव और गैस में हम लोग, गैस का जो होता है आकार और आयतन दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है। गैस का आकार और आयतन क्या होता है? अनिश्चित होता है। आप गैस को जिस बर्तन में रखेंगे वैसा आकार हो जाएगा, जिस बर्तन में गैस को रखेंगे वैसा हो जाएगा। थोड़ा सा समझते हैं, जैसे ये गैस का एक सिलेंडर है, ये क्या है? एक सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर में आप क्या किए हैं? गैस भराए। ये सिलेंडर में आप 2 kg गैस भराए। कितना गैस भराए हैं? 2 kg गैस भराए। और ये सिलेंडर का जो कैपेसिटी है वो 15 लीटर है। इसका वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम मतलब होता है आयतन, कितना जगह एयर में छेकता है कोई चीज़, वही होता है उसका, वही उसका क्या होता है? आयतन होता है। तो देखिए ये एक बर्तन है, इसमें आप 2 kg गैस भरे, तो जब 2 kg आप गैस भरे हैं तो ये पूरा बर्तन में फैल गया होगा कि सिर्फ पेंदी में होगा? सर पूरा बर्तन में फैल गया, इस तरह से गैस पूरा में फैल गया। तो आप गैस भरे हैं कितना? सर गैस तो 2 kg भरे हैं, लेकिन ये पूरा बर्तन को छेक लिया। तो आयतन का होता है सूत्र, कोई वस्तु जितना एयर में जितना जगह छेकता है वही उसका क्या होता है? वॉल्यूम। तो बताइए अभी गैस कितना जगह छेक रहा है? ये बर्तन के बराबर, बर्तन 15 लीटर का है, तो हम लोग बोलेंगे गैस हो गया कितना लीटर? 15 लीटर। गैस कितना लीटर है? 15। वजन नहीं बदलेगा, वजन 2 kg ही है, लेकिन 15 लीटर है। लेकिन इसी को हम क्या किए? एक छोटा बर्तन में ले लिए, एक छोटा बर्तन, और इस बर्तन का कैपेसिटी है 5 लीटर। कितना लीटर है? 5 लीटर कैपेसिटी है। इसका कैपेसिटी कितना है? 5 लीटर। आप इसी गैस को इसमें कन्वर्ट कर दिए, भेज दिए। तो अब बताइए गैस फिर भी फैल गया होगा पूरा सिलेंडर में? गैस अभी भी 2 kg ही है, गैस अभी भी कितना है? 2 kg ही है। लेकिन अब गैस तो हवा में कितना, यानी सिलेंडर में कितना जगह छेक रहा है? सर 5 लीटर। तो इसका वॉल्यूम यानी आयतन हो गया कितना? 5 लीटर। और आपको मन है एक और छोटा सिलेंडर लिए, इसमें आप इस गैस को कन्वर्ट कर दिए। जब इसमें गैस को भरे होंगे तो फिर पूरा सिलेंडर फैल गया होगा। ये सिलेंडर मान लेते हैं 2 लीटर का था, ये 2 लीटर हो गया इसमें, लेकिन अभी भी गैस इसमें 2 kg ही है। यानी कहने का मतलब ये गैस यहाँ पे 15 लीटर का सिलेंडर में जगह छेकता था, यहाँ 5 लीटर के सिलेंडर में छेक रहा है, यहाँ 2 लीटर के सिलेंडर में छेक रहा है। यानी इसका आयतन बदल रहा है। आयतन क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो बोलेंगे सर गैस का आयतन तो बदलता है। हाँ गैस का आयतन बदलता है। अब आकार का बात कीजिए, अभी गैस इस प्रकार के सिलेंडर में है तो इसका आकार इस प्रकार के सिलेंडर के जैसा है। गैस को इस बर्तन में रखे तो ऐसा आकार हो गया, इस बर्तन में रखे तो ऐसा आकार हो गया। यानी इसका शेप भी क्या हो रहा है? शेप भी क्या हो रहा है? आकार भी क्या हो रहा है? बदल रहा है। आकार क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो सर यानी गैस का आकार भी बदलता है, आयतन भी बदलता है। कहेगा वजन भी बदलता है? नहीं, वजन नहीं बदलेगा। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ देखिए वॉल्यूम एंड शेप। तो गैस का कहेंगे कि नो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है एंड नो फिक्स्ड शेप होता है। सर गैस का आकार और आयतन दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है। आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होता है। ठीक ठाक है। लेकिन ठोस है,
ये मार्कर है। तो बताइए इसका अभी यहाँ पे देख रहे हैं तो मार्कर है, आपके यहाँ जाके देखेंगे तब भी ये मार्कर ही होगा, ऐसा ही दिखेगा। जितना जगह यहाँ छेकता है इतने जगह वहाँ भी छेकेगा, यानी यहाँ इसका वॉल्यूम जितना है हवा में ये यहाँ पे जितना जगह छेकता है इतना ही जगह सब जगह छेकेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि सर इसका आयतन क्या है, फिक्स है। ये अभी दिख रहा है मार्कर के जैसा, आपके यहाँ जाने पर भैंस दिखेगा क्या, वहाँ भी मार्कर के जैसा ही दिखेगा। तो हम लोग बोलेंगे सर इसका आकार भी क्या है, फिक्स है। ये जैसा है वैसा ही अगर रहेगा तो बोलेंगे सर इसका आकार क्या है, फिक्स है। ये हवा में यहाँ जितना जगह छेकता है कहीं पर भी इतना ही जगह छेकेगा तो बोलेंगे इसका आयतन भी फिक्स है। तो ठोस का जो होता है वॉल्यूम भी फिक्स होता है और शेप भी फिक्स होता है, आकार और आयतन दोनों क्या होता है, फिक्स होता है। अब आते हैं द्रव में, लिक्विड में। मान लीजिए आप 1 लीटर जल लिए, 1 लीटर अगर वाटर आप लिए हैं तो 1 लीटर वाटर को अगर आप बोतल में रखेंगे तो वो बोतल के जैसा हो जाएगा। अगर आप उसको पाइप में डालेंगे तो वो पाइप के जैसा हो जाएगा, थाली में डालेंगे थाली के जैसा हो जाएगा। लेकिन 1 लीटर पानी क्या 1.5 लीटर हो जाएगा, नहीं, 1 लीटर पानी 1 लीटर ही रहेगा। तो बोलेंगे सर इसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स है। 1 लीटर पानी को अगर हम बाल्टी में डाल देंगे तब भी 1 लीटर ही रहेगा। अगर 1 लीटर पानी को हम लोग किसी दूसरे बर्तन में भी डालेंगे तो 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन जिस बर्तन में डालेंगे वैसा हो जाएगा। तो बोलेंगे आकार बदल रहा है लेकिन आयतन क्या है, फिक्स है। 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा। तो बताइए गैस में क्या बोलेंगे, कहेंगे नो फिक्स शेप, इसका आकार तो बदलता है लेकिन अगर 1 लीटर जल है तो 1 लीटर रहेगा, यानी बट फिक्स वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। आकार अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। सबको समझ में आ रहा है तो ज़बरदस्त तरीका कमेंट कर दीजिएगा, सर समझा रहे हैं आप, अच्छा। आइए आप नेक्स्ट देखते हैं, सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल, कणों के बीच खाली स्थान। ये इसमें क्या बताएंगे, आप लोग समझ चुके हैं। सबसे ज़्यादा खाली स्थान किस में होता है, सर गैस का कण दूर दूर रहता है तो उसमें खाली स्थान ज़्यादा होता है। तो ये देखिए मैक्सिमम, गैस में क्या लिखे हैं, खाली स्थान मैक्सिमम होगा। ठोस नज़दीक नज़दीक चिपका हुआ रहता है तो बोलेंगे सर यहाँ खाली जगह मिनिमम होता है, ठीक है। अब आते हैं लिक्विड में, तो सर गैस से कम खाली जगह होगा और ठोस से ज़्यादा खाली जगह होगा। जैसे कि आप यहाँ देखे थे, जैसे आप देखे यहाँ खाली जगह सबसे ज़्यादा गैस में होता है, उससे कम द्रव में होता है, उससे कम ठोस में होता है। तो हम बोलेंगे कि सबसे कम खाली जगह ठोस में, सबसे ज़्यादा खाली जगह गैस में। मध्यमान बोलेंगे इसको, द्रव को क्या बोलेंगे, मध्यमान, मिडिल वैल्यू है, इंटरमीडिएट वैल्यू है। कहेंगे ठोस से ज़्यादा खाली जगह होता है और गैस से कम होता है, गैस से क्या होता है, कम होता है। समझ में आ गया बात। तो खाली जगह मैक्सिमम कहेंगे किसमें सर, गैस में, मिनिमम किसमें, ठोस में, मध्यमान हो जाएगा किसमें, आपका लिक्विड में। बहुत ज़बरदस्त तरीका। चलिए अब आते हैं कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन, दबाना या फैलाना। कंप्रेस करना, यानी सबसे ज़्यादा किसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, तो सर गैस दूर दूर है तो उसको अगर दबाएंगे तो वो नज़दीक हो सकता है, यानी सबसे ज़्यादा गैस को दबा सकते हैं। छोड़ देंगे तो गैस पूरा दुनिया में फैल जाएगा। तो सबसे अधिक किसको दबा या फैला सकते हैं, सबसे अधिक किसको कंप्रेस कर सकते हैं, तो सर गैस को। सबसे ज़्यादा किसको हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, फैला सकते हैं, तो सर गैस को। तो देखिए क्या लिखे, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन इज पॉसिबल एट लार्ज एक्सटेंट, यानी गैस को हम लोग बहुत ज़्यादा दबा भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा फैला भी सकते हैं, लेकिन ठोस को बहुत कम दबा सकते हैं। देखिए क्या लिखे, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन इज लीस्ट पॉसिबल, ठोस को बहुत कम दबा सकते हैं, बहुत कम फैलाया जा सकता है, दबाना या फैलाना बहुत कम संभव है। लेकिन द्रव फिर वही बात आ जाएगा, मध्यमान हो जाएगा, यानी द्रव को हम लोग कम दबा सकते हैं क्योंकि इसके बीच खाली जगह कम होता है। तो इंटरमीडिएट वैल्यू, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए ये भी हम लोग समझ लिए। अब आते हैं, थोड़ा सा बच गया है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, ठोस की सामान्य विशेषता।
ठोस की समान विशेषता, तो जो अभी हम लोग पढ़े वही सब बात होगा। देखिए सॉलिड हैव डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग को ठोस के बारे में पढ़ना है, द्रव और गैस के बारे में नहीं पढ़ना है, इसीलिए ठोस के बारे में ज़्यादा जानेंगे। सॉलिड्स हैव डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, ठोस का आयतन एवं आकार निश्चित होता है। ठोस का आयतन एवं आकार क्या होता है, निश्चित होता है। अभी जस्ट हम लोग देखे, बताइए ठोस के कणों के बीच खाली जगह, सर ठोस के कणों के बीच खाली जगह सबसे कम होता है, यानी गैस और लिक्विड दोनों से क्या होता है, कम होता है। देयर इज लीस्ट इंटर पार्टिकल स्पेस इन सॉलिड एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। हम लोग बोलेंगे सर लिक्विड और गैस के तुलना में, द्रव और गैस के तुलना में ठोस के कण के बीच खाली जगह बहुत कम होता है, ठोस का कण चिपका हुआ रहता है। देखिए द्रव एवं गैस की तुलना में ठोस के कणों के बीच खाली स्थान बहुत कम होता है। उसके बाद तीसरा देखिए, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जब ठोस का कण बहुत नजदीक है तो अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। ठोस के कणों के बीच सबल आकर्षण बल कार्य करता है। सबल मतलब होता है तगड़ा, तगड़ा मतलब मजबूत आकर्षण बल, ठीक है। अब आइए, द पार्टिकल ऑफ अ सबस्टांस कैन नॉट फ्लो इन सॉलिड स्टेट बट कैन फ्लो इन मोल्टेन स्टेट। कोई भी पदार्थ कब फ्लो कर सकता है, कब बह सकता है, तो बोलेंगे सर जब ठोस रहेगा तब तो नहीं बहेगा, लेकिन जब इसको पिघला देंगे तब ये बह सकता है, आराम से बह सकता है। तो ठोस अवस्था में कोई चीज़ फ्लो नहीं करता है, लेकिन पिघली हुई अवस्था में फ्लो कर सकता है। तो देखिए क्या लिखे, पदार्थ के कण ठोस अवस्था में नहीं बहता है, लेकिन पिघली हुई अवस्था में बहने लगता है। आ जाइए, लास्ट होगा ये शायद, क्या है, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ अ सॉलिड, ठोस जिससे बना है। ठोस तो किसी न किसी कण से ही ना बना है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब जिससे बना होता है पदार्थ, उसी को क्या बोलते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, अवयवी कण। कोई भी पदार्थ बनता है परमाणु से, अणु से या आयन से, एटम से, मोलिक्यूल से या आयन से। क्या लिखे, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड हैव फिक्स्ड पोजीशन। ठोस का कण गति नहीं करता है, बता चुके हैं, ठोस चिपका हुआ है तो वो गति नहीं करेगा। तो ठोस का कण गति नहीं कर सकता है, लेकिन अपने ही जगह पर वो कंपन कर सकता है, हिल सकता है। दे कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। ठोस के अवयवी कण का स्थान क्या होता है, निश्चित। अवयवी कण मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिससे ठोस बना है, उसका स्थान क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन वो अपने ही मीन पोजीशन पे हिल सकता है, लेकिन गति नहीं कर सकता। कंपन करना अलग बात है, गति करना, गति मतलब जगह चेंज हो जाएगा, यहाँ से चला यहाँ आ गया तो वो गति कहलाएगा, लेकिन कंपन अपने ही जगह पे हिलेगा तो वो क्या कहलाएगा, कंपन कहलाएगा। तो ये देखिए, ठोस का कण गति नहीं कर सकता है, वो सिर्फ अपने जगह पे कंपन कर सकता है। इसके अवयवी कण का स्थान निश्चित होता है, ये केवल अपने मध्य बिंदु पे क्या कर सकता है, कंपन कर सकता है। तो ठोस का कण अपने मध्य बिंदु पे क्या कर सकता है, कंपन कर सकता है। बताइए ठोस है तो वो कठोर होगा ही। तो देखिए क्या लिखे, दे आर रिजिड, ये कठोर होता है और इनकम्प्रेसिबल होता है, इसको हम लोग बहुत कम दबा या फैला सकते हैं। यह कठोर होता है तथा इसे दबाना या फैलाना बहुत कम संभव है, बहुत कम दबा या फैला सकते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, आज हम लोग क्या किए, जनरल बात सब समझे इस चैप्टर का। ठोस द्रव गैस क्या है, ठोस के कणों के बीच आकर्षण कैसा होता है, द्रव गैस में क्या होता है, ये सारी बात हम लोग बेसिक आज समझ गए। अब देखेंगे कि ठोस होता है कितने तरह का, दो तरह का। ठोस कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। तो हम लोग अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग ठोस कितने तरह का होता है उसको पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। कौन कौन तरह का होता है थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। टाइप्स ऑफ सॉलिड, ठोस के प्रकार। ठोस दो प्रकार के होते हैं। ठोस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस या रवादार ठोस भी उसको कहते हैं। फुल्ली डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आप किसी भी किताब से क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन अपने बनेगा, रटने की जरूरत नहीं है। दूसरा होता है एमोर्फस सॉलिड, अक्रिस्टलीय ठोस, वे रवादार ठोस। क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस को ही वे रवादार ठोस या झूठा ठोस भी कहा जाता है। हम लोग पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में देखेंगे। तो आपको आज का क्लास कैसा लगा, अगर आप पूरा वीडियो देखे हैं तो आप कमेंट में बताएं कि कैसा क्लास रहा, समझ में आया कि नहीं। अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट कर दीजिए,
कमेंट देख के मोटिवेशन मिलता है, फिर नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। नेक्स्ट वीडियो अभी आएगा ही, आपको पता चल चुका है कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड का टोटल डिस्कशन करेंगे। उसका A to Z क्वेश्चन को हम लोग इस तरह का से पढ़ेंगे कि ताकि कोई भी क्वेश्चन देखे तो तुरंत बन जाना चाहिए। चलिए, तो आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार शुरू से हम निकाल देते हैं, आप लोग उसको देखिए और स्क्रीनशॉट उसका ले सकते हैं। एक बार शुरू से देख लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पेज बदलते जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रोक रोक के ले लीजिएगा। ये दूसरा पेज है। चलिए, ये तीसरा पेज है। चलिए, ये चौथा पेज है। आप इसको अपना नोट्स में भी लिख सकते हैं, ज़बरदस्त तरीका का नोट्स है, आप अपना बोर्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये तो आपको लिखने का इच्छा होगा तो लिख सकते हैं, नहीं लिखने का इच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी लिख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। अब आ जाइए, ये लिखिए नेक्स्ट। अब ये लिखिए। आप जिस मीडियम में पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं तो आप हिंदी लिखिए, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो इंग्लिश लिखिए। केमिस्ट्री में हिंदी इंग्लिश कोई खास मायने नहीं रखता है। चलिए, फिर ये लिखिए। जो माध्यम में आपको लिखना है सब कुछ लिखा हुआ है, हिंदी माध्यम में भी उतने लिखा हुआ है, इंग्लिश माध्यम में भी उतने लिखा हुआ। 2 वीडियो बनाने में परेशानी होता है, इसीलिए एक में ही बना देते हैं। चलिए, ये सब लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, आप समझ चुके हैं। आ जाइए, उसके बाद ये लिख लीजिएगा और ये आपका लास्ट हुआ आज का। आप ये सब को लिख लीजिए और फेयर कॉपी बनाइए। याद रखिए, आपको इतना ज़बरदस्त तैयार कर देंगे कि आप क्वेश्चन को देखेंगे, आंसर तुरंत दिमाग में आ जाएगा। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं इसी अंदाज में नेक्स्ट में, फिर तब तक के लिए जय हिंद।